सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। तो इस सत्र में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़रा चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी। खेती जो हम करते हैं तो उसमें सामान्यतः हमको लगता है कि हम गोबर डालें और पानी डालें, खाद या जो भी पदार्थ उसको डालते हैं तो पौधा अच्छा, खेती अच्छा हो जाता है। लेकिन उसको जो गोबर हमने डाला, पेड़ तो गोबर खाता नहीं है, तो पेड़ अच्छा कैसे होता है? तो उसमें दो जो मुख्य है, एक केचुआ है और एक सूक्ष्म जीवी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसको। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोसेस है, उसके सूक्ष्म जीवन के कार्य और परिणाम, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो क्या काम करते हैं, कैसे वो काम करते हैं। कुछ चित्र इसमें डाला है हमने, सूक्ष्म जीवी किस प्रकार से मिट्टी के, ये बहुत माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको ये माइक्रोस्कोप से इस प्रकार से दिखेंगे। सामान्यतः जो सूक्ष्म जीवी है 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से बढ़ते हैं, दुगना होते जाता है। 1 है तो 2 हो जाता है, 2 है तो फिर 4 होता है, 4 है तो 8 होता है, 8 है तो 16 होता है, 16 है तो 32 होता है, 32 है तो 64 होता है, 64 है तो 128 होता है। तो यानी ये दुगना होते जाता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। तो सामान्यतः हवा में नाइट्रोजन होता है, जो मिट्टी में जब वो नाइट्रोजन आता है तो सूक्ष्म जीव उसको पकड़ते हैं, उसको अमोनिया में NH4 में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको NO3 में नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और तब ये प्लांट को मिलता है। यानी कि ये जब यहाँ से निकलता है और केचुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो अमोनिया जो होता है, ये दोनों ही हवा से हो चाहे मिट्टी के इसमें से हो, ये नाइट्रोजन बनता है और इसको अमोनियम में कन्वर्ट होता है पहले। उसके बाद नाइट्रेट बैक्टीरिया है उसको और फाइन करती है, नाइट्रेट से फिर ये अमोनिया में होकर पेड़ को मिल जाता है, रूट जोन को। NH4 जो है ये सिस्टमेटिक रूट जोन से, तो ये है चाहे हवा में डायरेक्ट उसको आता है या फिर बैक्टीरिया और बाकी के थ्रू भी जाता है। यानी ये जो मिट्टी में जब हवा में नाइट्रोजन मिट्टी में जाता है तो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करती है। तो ये सूक्ष्म जीवों का मुख्य भूमिका है, हवा से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराना। बैक्टीरिया और जो फंगी है, ये दोनों ही उस जड़ क्षेत्र में ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ को विघटित करता रहता है। यानी जो मान लीजिए घास का पत्ता या पेड़ का पत्ता गिरा, ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको कार्बन पदार्थ में बदलना, ह्यूमस में बदलना, और ह्यूमस को तोड़ता है तब वो एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, तब उसमें NPK वगैरह परिवर्तित होता है और खनिज रूप में उसको व्यवस्थित रूप से निकलता है। और ये काम बहुत तेज़ी से होता है और कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस जिसको बोलते हैं वो संश्लेषित करता है। आप इस तरह समझिए, पेड़ से एक पत्ता गिरा, पेड़ में जो पत्ता गिरा वो पत्ता है ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ। वो पत्ता ज़मीन में गिरता है और हवा में, धूप में सूख जाता है, काला हो जाता है पत्ता। फिर धीरे धीरे वो पाउडर बन जाता है, वो है कार्बनिक। यानी वो जो ऑर्गेनिक मैटर था ऑर्गेनिक कार्बन में बदल गया, यानी वो ह्यूमस में आ गया पाउडर। फिर वो पानी में घुलकर मिट्टी में चले जाता है, तो वहाँ से फिर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, तब वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह में निकल जाता है और कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाता है और माइक्रोबियल कोशिकाएं उसको रास्ते में जो मिट्टी में कार्बन उसको मिलाती चली जाती है। और ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये सूक्ष्म जीवी मिट्टी में बहुत प्रकार के होते हैं और टनों के हिसाब से जीवाणु जैव समूह होते हैं। सामान्यतः एक मुट्ठी मट्टी उठाएंगे आप, एक मुट्ठी मट्टी,
उसमें 500 करोड़ माइक्रोब्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। तो सामान्य मिट्टी में 50 से लेकर 500 होता ही है, 50 होता है, लेकिन 50 अच्छा नहीं है, ज़्यादा चाहिए, 500 चाहिए। क्यों चाहिए? जितना मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम उतना अच्छा होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, अलग से आपको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कहा कि 1 चम्मच जो स्वस्थ मिट्टी है उसमें 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ सूक्ष्मजीवी होते हैं। उत्तम मिट्टी में 500 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। हमारे देश में भी प्रति स्क्वायर इंच 500 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। आपका खेत जो है, आपके खेत में जो बैक्टीरिया है वो पर स्क्वायर इंच 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये 500 से ज़्यादा कैसे होंगे? तो हम उसके लिए गोबर का खाद डालते हैं, जीवाणु। आप जो बार बार जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी, कभी केला, कभी दही, कभी छाछ, कभी गुड़, कभी कोई अन्य फल, ये सब जो डालते हैं आप, उसके कारण ये जीवाणुओं को खूब पनपने का मौका मिलता है। गुड़ का पानी मिलता है तो खूब पनपता है, और जितने बैक्टीरिया पनपेंगे आपके खेत में उतना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे। आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके बड़ा घर है, बड़ा आंगन है, आपके घर के चारों तरफ बहुत बड़ा एरिया है और जंगल है। तो आपके घर में अगर कुत्ते हैं तो आप सुरक्षित सो सकते हैं, कोई भी आएगा जानवर तो कुत्ते आपकी सुरक्षा करेंगे। मान लीजिए कि एक कुत्ता है और एक तेंदुआ आ गया तो नहीं लड़ पाता है। 4 कुत्ते हैं तो एक तेंदुआ से लड़ जाएगा, 10 कुत्ते हैं तो 4-5 तेंदुए भी आ जाएंगे तो लड़ जाएगा उससे। शेर भी आ जाएगा, 4-5 कुत्ते तो उसको हड़का देगा। तो आपके घर में सुरक्षा के लिए जितना ज़्यादा कुत्ते होंगे आपके घर की सुरक्षा उतनी अच्छी रहेगी। कोई भी बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक जानवर भी नहीं आएंगे, सांप वगैरह भी आएगा तो मार देगा उसको कुत्ता। तो वैसे ही आपके मिट्टी में पर स्क्वायर इंच में अगर 500 करोड़ से ज़्यादा माइक्रोब्स है, मैं पूरा 10 फीट की बात कर रहा हूँ, 10 फीट नीचे तक मिट्टी में, तो उसके लिए फिर आपको गोबर का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज़ करना, यही काम है हमारा। जो आपको सुबह जो मैंने बताया, खेत तैयार करते समय तो आपने एक बार डाल दिया खाद, 500 किलो 1000 किलो डाल दिया आपने, लेकिन फसल लगाने के बाद जो बार बार आप जीवामृत, घन जीवामृत, अमृत पानी या कोई और उर्वरक डालते रहते हैं, बूस्टर डोज डालते रहते हैं, उससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाता है। और सतह के पास में जितना एक्टिविटी बढ़ेगा, जड़ को खाना उतना बढ़िया मिलेगा, तो पेड़ का पोषण बहुत बढ़िया होगा। अगला सत्र में पोषण का लेने वाला हूँ, सुबह 5:30 बजे हम जो सत्र लेंगे उसमें आपको पेड़ का पोषण के बारे में बताएंगे। तो ये जो माइक्रोब्स है ये 500 करोड़ पर स्क्वायर इंच होना चाहिए। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया लेबोरेटरी का फ़ोटो है, ये सब कैसे बढ़ते हैं। अगर आपने 1 ड्रॉप चीनी डाल दिया इसमें तो ये बैक्टीरिया कैसे फैलता है देखिए। आप चीनी का पानी या गुड़ का पानी 1 ड्रॉप डाल देंगे, थोड़ा सा माइक्रोब्स और डाल देंगे, ये बहुत फास्ट फ़ोटो है, मतलब ये कई दिनों का है, ये किया है, तो माइक्रोब्स एकदम बढ़ जाएंगे आपको। माइक्रोब्स वो पूरा कार्बन जो है बदल जाएगा। तो मृदा में यानी सॉइल में बैक्टीरिया तो होते ही है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिलता है उनको। पानी, मिट्टी में पानी होना चाहिए, नमी होना चाहिए, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, हवा होना चाहिए। ये 3 को बैक्टीरिया कन्वर्शन करता है, यानी हवा, पानी और धूप, ये 3 चीज़ हो तो हवा और पानी के माध्यम से बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें बनाता है। तो ये पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम है पूरा। सूक्ष्मजीवी जो है पौधे को जैविक पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी ये जो बैक्टीरिया है ये सिंगल कोशिका, अगला फोटो में दिखाएंगे आपको, सिंगल कोशिका होता है, बहुत छोटा है ये, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इतना बड़ा दिखेगा आपको। तो ये मूव करते हैं, चलते हैं, ये मिट्टी के अंदर चलते रहते हैं और पेड़ों के पास में जाके जमा हो जाते हैं। ये सब जो आपको दिख रहा है बैक्टीरिया ही है सारे, ठीक है ना, ये सारे बैक्टीरिया है।
तो ये प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव्स भी होते हैं, यूरोकैरियोटिक्स भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं। जो नीले हरे शैवाल जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, और ये भी बैक्टीरिया का काम करता है। यानी पानी के ऊपर जो काई जमा होता है, आप देखे होंगे, इसको अजोला भी बोलते हैं कई बार, उसको इकट्ठा करके आप निकालें तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत हो जाती है। जब मैंने खाद बनाया शुरू में 2001-2 में, तो अजोला को इकट्ठा करके गोबर के साथ मिक्स करके खाद बनाया, नाइट्रोजन की मात्रा 2.84 हो गया, 83 हो गया, 2.83 चला गया। कारण क्या है? शैवाल में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिट्टी में, और फिर इसमें प्रोकैरियोटिक्स जो है वो वर्गीकरण करते हैं। अगले सत्र में आपको दिखाई देगा इसमें। तो सामान्यतः जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये 6 प्रकार के बैक्टीरिया हमारे भूमि में रहते हैं। एक तो बैक्टीरिया है, एक फंगी है, और एक एक्टोमोनाइसेटिस है, एक अलगी है, एक प्रोटोजुआ है, एक वायरस है। तो इतनी चीज़ें हमारे इसमें रहता है। ये आप इस प्रकार के ये सारे चीज़ों को इसमें आप देख सकते हैं, ये सभी प्रकार के इसमें है। ठीक है, अभी पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी में होना चाहिए वो बैक्टीरिया होनी चाहिए, और ये बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया आपको हमारे मिट्टी में है, और 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, 1 माइक्रोन से भी कम होते हैं। और इसकी जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने की क्षमता होती है, ये बीमारी को भी रोकता है। मिट्टी में अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो फिर आपको मिट्टी में बीमारी नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी से ही पौधे को बीमारी होती है। 90% पौधे को जो बीमारी है वो मिट्टी से है। मिट्टी का उपचार अगर आप ठीक करते हैं, तो मिट्टी का उपचार कैसे करना? तो मिट्टी में जो केचुए हैं, जैसे मैंने पहले सत्र में आपको केचुआ बताया, वो स्वस्थ हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी एक्टिविटी, वो सारे बिल्कुल ठीक हैं, तो इसके भी ठीक हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया भी ठीक हो जाएगा। बैक्टीरिया की क्वालिटी, बैक्टीरिया की क्वांटिटी, बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है वो भी अच्छा हो जाएगा। अभी अमेरिका में, जैसे मैंने कहा कि 1 चम्मच में 100 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, 100 करोड़ से 500 करोड़, तो ये 500 करोड़ आपको होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये जो अलगी है, जिसको मैंने बताया आपको, ये अलगी ही फंगस के रूप में काम करता है, फंगी के रूप में। अलगी और फंगी, ये अलगी है, ये फंगी है। आप देखेंगे अचार वगैरह में कोई चीज़ सड़ता है तो ऊपर में सफ़ेद सफ़ेद लगता है, क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं आप, फफूंद। ये फंगी होता है, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो खेतों में भी कई बार सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखते हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता, जब मैं पिछले बार कुछ 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, जब वो आपके इसमें अंबिकापुर या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अंबिकापुर ही शहर, तो वहाँ कुछ कृषि स्टूडेंट्स को, करीब 43 स्टूडेंट्स थे, उनको ट्रेनिंग दिया था। तो ये आया, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें कीट नियंत्रक में आ गया, आता है, फंगस लगते हैं, तो ये एक प्रकार से, लेकिन ये काम का होता है। ये सड़ पेड़ का है, स्टम्प यानी कि जो सूखा टूटा हुआ लकड़ी रहता है, नमी में, वहाँ पर ये दिखता है। लॉग्स में दिखते हैं, जो सड़ने वाले मिट्टी में पाते हैं। ये पोषण तत्वों को बढ़ाने में मदद होता है, कणों को तोड़ता है। अब ये लकड़ी है, मोटा लकड़ी है, बैक्टीरिया उसको नहीं खाता है, लेकिन फंगस उसमें लग जाता है तो लकड़ी को तोड़ देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, सड़ जाता है, टुकड़ा पाउडर बन जाता है वो। फिर उसको बैक्टीरिया खा करके उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो काम बैक्टीरिया नहीं करता है, फंगी करता है, उसको अलगी कर देता है। आप देखेंगे पेड़ में काई जमता है, तो काई धीरे धीरे उसको, ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ये सारे बैक्टीरिया देखिए कैसे कैसे ये होते हैं बैक्टीरिया, ये था, अब यहाँ से ये यहाँ से कैसे बन जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया कई बार
वायरस जो होते हैं ये प्रॉब्लम भी करते हैं, ये वायरस का ही एक प्रकार है, वायरस फैलता है इस प्रकार से। ये जो कोरोना आया था, कोरोना भी एक प्रकार का वायरस था। तो मिट्टी में जब वायरस आता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे बाढ़ का पानी है, नाले का पानी, नाले में वायरस होता है, बाढ़ का पानी नाले में चला गया, नाले का ऊपर उड़ गया, वो खेत में आ गया, तो नाले का जो वायरस है वो खेत में आ जाता है और खेत का मिट्टी में बीमारी फैला देता है। अब जैसे मैंने सुबह बताया आपको कि ह्यूमन वेस्ट को निकाल कर खेत पर डालते हैं, उसमें में वायरस होगा, वो खेत में आ जाएगा, खेत का फसल खराब हो जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगा। तो जैसे मनुष्य बीमार पड़ता है, ऐसे मिट्टी भी बीमार पड़ती है। मिट्टी बीमार पड़ने से मिट्टी में जो केचुआ माइक्रोब्स वो बीमार पड़ते हैं, फिर उसके कारण पेड़ बीमार पड़ता है, पेड़ के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। वो फल को खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। यानी ये जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य कारणम है। यानी एक जीव बीमार पड़ेगा तो सब जीव बीमार पड़ते चले जाएंगे, एक ठीक रहेगा तो सब ठीक होते हुए चले आ जाएंगे। तो ये इसको समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको बताया वायरस कैसे काम करते हैं। और वायरस हमारे पीने के पानी के दूषित कर सकता है, मनुष्यों में हेपेटाइटिस यानी पीलिया बीमारी को ला सकता है, और मिट्टी को संक्रमित करने से फसल नष्ट हो सकते हैं। कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से बादल आ गया, बादल आने से क्या हुआ कि वायरस फैल गया, हवा में वायरस आ गया, हवा में वायरस आ गया तो पूरे बैगन के खेत खराब हो गए। पूरे एरिया में, जितने एरिया में जितने बैगन लगाए थे, सब फूलों में कीड़े लग गए। तो उस समय अगर आपने कीट नियंत्रक 1 और 4 लगातार, जैसे मैंने बताया बसंत जैन जी ने किया, तो बच गया। कैसे बचा? क्योंकि कीट नियंत्रक डालने से हवा में वायरस वहाँ नहीं गया, गया होगा वहाँ भी आप वायरस गया होगा, लेकिन वो वायरस पेड़ पर बैठा नहीं होगा, पौधों पर बैठा नहीं होगा। वो कीट नियंत्रक का ये होने के कारण वो नष्ट हो गया होगा, बच गया खेत फूल का। तो ये प्रोसेस है करने का, इसलिए वायरस ठीक नहीं है। प्रोटोजोआ भी इस प्रकार के होते हैं, ये सब बनते हैं लेबोरेटरी, ये सब लेबोरेटरी का है फोटो है। डॉक्टर पीपी शास्त्री जी अभी माननीय संघचालक जी हैं मालवा प्रांत में, ये जब खंडवा में थे प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे, तो इनके साथ बहुत रिसर्च के इस तरह के फ़ोटो मैंने कई लिए हैं उनसे, लेबोरेटरी में उन्होंने बनाया है। ये डॉक्टर एन.के. जोशी ने भी, ये अलग अलग बैक्टीरिया है, सब अलग अलग है, सबकी फ़ोटो, इसमें चीनी का वो डाला जाता है तो बढ़ता है। पौधों के ये सामान्यतः पौधे के पास रहता है। ये आप जैसे दलहन के पौधे को उखाड़ेंगे तो उसके नीचे में गांठ दिखेगा आपको, दलहन के पौधे के नीचे गांठ गांठ जड़ में, वो यही है, इसको राइजोबियम बोलते हैं एक प्रकार से। ये बैक्टीरिया है, इसके अलग अलग ये है। और ये जो है 1 चम्मच मिट्टी में 1 लाख से 10 लाख तक प्रोटोजोआ होते हैं। यानी आप जो 1 स्क्वायर इंच मिट्टी उठाते हैं जिसमें 500 करोड़ माइक्रोब्स बोला है, उसमें ये प्रोटोजोआ भी रहता है उसमें, तो इसका भी एक प्रभाव रहता है। क्या करता है बैक्टीरिया, क्या करते हैं बैक्टीरिया का वास्तव में काम क्या है? तो राइजो क्षेत्र, पौधे की जड़ के आसपास मिट्टी क्षेत्र, माइक्रोबियल विकास में एक ऐसा हॉट स्पॉट है। जड़ें जैसा कि पत्ता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि स्लोप्ड सेल्स बोलते हैं उसको, स्लोप्ड सेल्स, झुका हुआ सेल्स जो है उसको काम करता है। ये थोड़ा साइंटिफिक यह है, लेकिन आप इतना समझिए कि माइक्रोबियल कोशिकाएं जो है उसको बनाने में ये मदद करता है। मिट्टी में कई जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन N2 को उनके क्षेत्र में बढ़ने में ठीक कर सकते हैं, जहाँ उपलब्ध मिट्टी नाइट्रोजन N2 में दुर्लभ है। कई बार क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो अगर आपका खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़िया है तो हवा जो ज़मीन में पड़ रहा है उसको पकड़ता है, उससे पकड़ करके N2 यानी ये नाइट्रोजन है, इसको NH4 में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और पेड़ को अमोनिया में, ये जो यूरिया जो डालते हैं आप, यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन बोलते हैं, 46% नाइट्रोजन होता है बोलते हैं। ये 46% नाइट्रोजन क्या है, NH4 है, नाइट्रेट को कन्वर्ट करके अमोनिया में लाते हैं, कंप्रेस करते हैं 600 डिग्री 700 डिग्री में, जब उसको कंप्रेस करते हैं नाइट्रोजन को सिंथेटिक साल्ट में, तो वो अमोनिया बनता है। तो
तो ये काम ये बैक्टीरिया करते हैं, ये इस प्रकार के बैक्टीरिया इसको करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसको अगर आप बीच से काटेंगे, ये माइक्रोस्कोप से करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से करते हैं इसको, तो काटेंगे आप तो आपको ये दिखेगा, ये सिंगल कोशिका है ये। इसके जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, एक बैक्टीरिया का जो सेल है वो सेल में ये सारे इस प्रकार के होते हैं, जैसे FI है, P है, F है, यहाँ पर CM, ये जैसे हम आपको केचुए के बारे में दिखाया, केचुए का, वैसे ही इसके ना आँख होते हैं, इसके ना कान होते हैं, इसके ना हाथ होते हैं, इसके ना पैर होते हैं। समझ रहे बात आप? केचुआ को तो फिर भी 5 हार्ट होते हैं, कितना? 5 होते हैं हार्ट, ठीक है ना। इसका तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है इसका। ये सिंगल ये सेल्स वाले हैं, ये सिंगल सेल्स वाले हैं। चप्पल के आकार के फोटो जो पैरामीशियम पैरा जैसे हम लोग पढ़े तो क्या है, तो पैरामीशियम ऐसे फोटो जो हमें आता है तो वही है क्या चप्पल के आकार? हाँ हाँ हाँ, ये चप्पल जैसा नहीं है, ये आपको 1 माइक्रोन से कम का है, ये 1 माइक्रोन से छोटा है। फ़ोटो में दिखाया आपको, स्केच किया, ये स्केच है, ये फ़ोटो नहीं है, स्केच है। ये आपको ये है, फ़ोटो है, ये उसका फ़ोटो है, ये स्केच है। तो काटेंगे उसको तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसमें ये जो है ना सेल, ये वाला, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, नाइट्रोजन का। तो एन को जो है ये फिक्स करता है। अभी इसको क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं कि अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को डेवलप करना शुरू किया है। जैसे राइजोबियम बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बहुत बैक्टीरिया हैं। जैसे राइजोबियम जो है ये फलीदार फसलों के लिए होता है, जैसे चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, तुअर दाल या मटर है, ऐसे जो फली वाले दूधाल वाले होते हैं उसके लिए राइजोबियम होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सर्स है। लेकिन एक राइजोबियम नहीं होता है, बहुत प्रकार के राइजोबियम्स होते हैं, बहुत प्रकार के राइजोबियम होते हैं। तो ये सारे राइजोबियम्स मिल करके, और वो जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ खेत है, आपने एक रो में दलहन लगाया, माने मूंग लगाया, एक रो में चना लगाया, एक रो में तुअर लगाया, एक रो में उड़द लगाया, तो आपको सब फसल आएंगे। लेकिन जो उड़द के लिए जो राइजोबियम चाहिए वो चना को नहीं चाहिए, जो चना को चाहिए वो तुअर को नहीं चाहिए, जो तुअर को चाहिए वो उड़द को नहीं चाहिए। लेकिन मिट्टी में सब है। अभी आपको अगला फोटो दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। राइजोबियम 100 सैकड़ों प्रकार का, सैकड़ों 700-800 प्रकार के हैं, बहुत राइजोबियम है पूरे दुनिया में, अलग अलग प्रकार के राइजोबियम, लेकिन सब नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। ऐसे एजेक्टोबैक्टर जो है ये गेहूं है, चावल है, ज्वार है, मकई है, इसमें काम आता है। एजोस्पिरियम ये भी उसी प्रकार के काम आता है। एसिटोबैक्टर जो है, एसिटोबैक्टर गन्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। और फास्फोरस सोल्युबलाइजर्स जो है और मोबिलाइज़र एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये फास्फोरस सोल्युबलाइजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने वहाँ खाना रख दिया, मैं यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जा सकता हूँ, वो खाना अपने आप मेरे पास आ नहीं सकता है, तो खाना मेरे को मिलेगा। मान लीजिए कि इन्होंने लाके खाना यहाँ रख दिया और मैं यहाँ खाना ये नहीं कर पाया, उठ नहीं पाया, तो खाना कैसे खाएंगे आप? कोई एक होना चाहिए जो खाना को लाके मेरे पास दे दे। या उस जैसे मान लीजिए कि जूस रखा है, अब वो जूस के लिए मेरे को एक पाइप दे दे, यहाँ से इतना लंबा पाइप, हमने पाइप में डाल के यहाँ से चूस लिया उसको, या तो उसको मोबिलाइज़ कर दे मेरे पास ला दे, या उसको घोल दे, उसको लिक्विड बना दे और पाइप दे दे मेरे को चूसने के लिए, तो खाना मेरे को आ सकता है। तो ये जो फास्फोरस सोल्युबलाइज़र है, पी मतलब फास्फोरस, फास्फोरस सोल्युबलाइज़र या मोबिलाइज़र, ये जड़ तक पहुंचाता है। ये फास्फोरस आपने डाल तो दिया खेत में, लेकिन जड़ तक वो जाता नहीं है। जड़ तक ले जाने का काम ये फास्फोरस बैक्टीरिया लेके जाता है उसको।
क्यों लेके जाता है बैक्टीरिया? क्योंकि पेड़ का जड़ में रस होता है। जैसे मधुमक्खी क्यों जाता है फूल में? क्योंकि फूल में रस होता है, तो मधुमक्खी रस चूसता है और फूल का परागीकरण हो जाता है। तो पेड़ मधुमक्खी को यूज़ करता है। ऐसे ही पेड़ ये फास्फोरस सोल्युबलाइजर मोबिलाइजर जो बैक्टीरिया उसको यूज़ करता है। वो क्या करता है, जड़ में जैसे फोटोसिंथेसिस करता है। अगला सत्र में आपको फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस करता है, उसको शुगर बनाता है और वो शुगर नीचे जड़ में लाता है। जड़ मीठा होता है, कभी कभी जड़ को चबा के देखिए मीठा होता है, ठीक है ना। जड़ क्यों मीठा होता है? क्योंकि जड़ में जो ये आता है, मतलब जड़ में जो शुगर है वो आता है, तो वो क्या करता है, शुगर लाने के बाद खबर भेजता है मिट्टी के अंदर, शुगर तैयार, आ जाओ। तो ये जो फास्फोरस सोल्युबलाइजर जो बैक्टीरिया है, जो फास्फोरस को पकड़ा हुआ है, ये सब फास्फोरस को लेके उसके पास आता है, जड़ के पास आता है। तो जड़ फास्फोरस लेता है, उसको शुगर दे देता है। बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? पेड़ बुद्धिमान है। पेड़ का जड़ बुद्धिमान है। वो इन सब बैक्टीरिया को यूज़ करता है, केचुओं को यूज़ करता है। हम सोचते हैं कि हम ही बहुत बुद्धिमान हैं। तो पेड़ पत्तों से शुगर बनाकर उसको लाकर जड़ में देकर, जड़ में उसको बुलाता है, वो सब बैक्टीरिया को पकड़ता है, रस देता है। जब वो वो बैक्टीरिया का रस खत्म हो जाता है तो उसको देना बंद कर देता है। तो फिर बैक्टीरिया जाकर के फिर लेके आता है, उसको मालूम है रस नहीं दे रहा है, तो क्या करता है, तो फिर जाकर के फिर फास्फोरस को लेके आता है, तो फिर उसको मिल जाता है रस। फास्फोरस लाता है तो उसको रस मिल जाता है। ऐसे ही फास्फोटिका जो है, यानी जो फास्फोटिका भी सभी फसलों के लिए काम आता है, VAM भी कई फसलों के लिए काम आता है। तो जैव आजकल ये बनने लगा है मार्केट में, ये सब फैक्ट्री में बनाने लगे हैं लोग। फैक्ट्रियों में इसको निकाल कर सेपरेट करके इसको बनाते हैं और ये दोनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। मैंने 20 साल पहले ये सब देखा है, 20 साल 25 साल से इसको हमने काफ़ी उपयोग किया है। और ये सब कृत्रिम है, ये सारे जो बनाए हैं है तो बैक्टीरिया है, लेकिन इसको फैक्ट्री में निकाला गया है, अलग किया, सेपरेट किया गया है। मनुष्य तो नहीं बना सकता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मिट्टी से निकाला, मिट्टी से अलग किया, अलग करके उसको एक जगह डाला, उसको डेवलप किया, फिर उसको सेपरेट किया, उसमें से ये बनाया है और लिक्विड फॉर्म में ला दिया। इसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया, इसमें अंदर भरा हुआ है। जब इसमें पानी मिला करके आप खेत में डालेंगे तो खेत में फैल जाएगा। ये आपको राइजोबियम है, राइजोबियम के नूडल्स हैं। देखिए ये जड़ में कैसा है, इस जड़ में कैसा है, इस जड़ में कैसा है, इस जड़ में कैसा है। ये 4 प्रकार के मैंने राइजोबियम्स आपको दिखाए हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकार का राइजोबियम होता है, तो सब अलग अलग है, एक नहीं है, लेकिन सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। ये तो सोचिए एक ज़मीन है लेकिन 50 प्रकार की चीज़ें उसमें आ रही है। कैसे आ रही है 50 प्रकार के? स्वाद अलग अलग है। 4 प्रकार के आम, 4 प्रकार के स्वाद हैं, कैसे आ रहे हैं? तो ये सारे जो बैक्टीरिया है उसके कारण उसमें स्वाद आता है। बैक्टीरियाओं के कारण सभी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। भारत में सभी रोटी खाते हैं, जैसे अभी आप भी रोटी खाते हैं। आपके यहाँ जो रोटी बनता है गेहूँ से, राजस्थान में जो गेहूँ से रोटी बनता है, पंजाब में जो गेहूँ से रोटी बनता है, अलग अलग होता है कि नहीं? गेहूँ तो एक ही है, लेकिन गेहूँ का प्रकार अलग अलग है, रोटी बनाने के प्रकार भी अलग अलग है। लेकिन सबका बेस क्या है? आटा को पानी में गूंथना, उसको थपथपाना, उसको बेलन करना, आग में पकाना, ये कॉमन है सब जगह। लेकिन गेहूँ की वैरायटी अलग अलग है पूरे देश में। छत्तीसगढ़ का गेहूँ अलग होगा, चावल अलग होगा, बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा। तो ये जो वैरायटीज ऑफ चावल है, वैरायटीज ऑफ, तो उसका कारण वो वहाँ की जो पौधे हैं उसको वो मिलता है। इसको जब बीज से काटेंगे, माने जैसे ये नूडल है या इसमें से है, इसमें कोई भी एक नूडल्स को लेकर के आप काटेंगे तो इस प्रकार का आपको ये पूरा राइजोबियम भरा पड़ा है। इसमें से थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको ये से दिखेगा, ये इसको और बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये नूडल्स सेक्शंस है, 1 2 3 प्रकार के नूडल्स आपको दिखाया है। इसको और माइक्रोब से आप देखेंगे तो आपको ये दिखेंगे, ये सब बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया है। ये लाखों की संख्या में रहती है। एक नूडल्स में लाखों बैक्टीरिया हो सकती है। आपको लगेगा एक गांठ, छोटा सा गांठ लगेगा आपको, इसमें लाखों हो सकती है, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है। ये एक है, इसको जब आप और तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, इतना दिखेगा।
फिर इसमें से सेपरेट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा, फिर उसके बाद बड़ा ये दिखेगा। तो ये यहाँ से होते हुए इसको यहाँ तक ये आपको फैलते हुए दिखेगा, एक एक को सेपरेट करेंगे तो ये फास्फोरस सोल्युबलाइजर जो बैक्टीरिया है, ये फास्फोरस को सोल्युबलाइज करता है। ये पकड़ता है फास्फोरस को, यहाँ लाता है, सोल्युबलाइज करके उसको निकाल देता है। पेड़ के जड़ में कैसे जाता है देखिए, पेड़ के जड़ में ये बहुत फोटो अलाउ नहीं करते हैं। ये जड़ में कैसे जाता है देखिए, ये जड़ में जा रहा है, ठीक है। तो ये है, ये बी है, इसका ये बड़ा फोटो है, छोटा फोटो है। यानी जो राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जो सोल्युबलाइज करता है, वो जड़ में कैसे ऊपर जाता है, वो ये फोटो है। इसी का कलर फोटो ये है। ये आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको, ये बहुत कठिन, बहुत रेयर फोटो है, परमिशन लेके इसको लिया है। अब ये बनता कैसे है, यानी ये जो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं। तो ये सारे बैक्टीरियाओं का काम करने का जो तरीका है वो है कार्बन, 3 साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। 3 प्रकार के कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और आपको हम फास्फोरस साइकिल, ये 3 प्रकार के साइकिल्स होते हैं। तो आपको हम तीनों ही बता देते हैं एक बार, ये कैसे करते हैं कार्बन साइकिल। तो ये कार्बन साइकिल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिना कार्बन के कोई भी चीज़ नहीं है। हम सभी लोग कार्बन से बने हैं और हवा में 21% कार्बन है। कार्बन ही बाकी सब चीज़ों का आधार है। जैसे एमिनो एसिड का जो आधार है वो कार्बन के माध्यम से ही कन्वर्ट होता है। तो हवा में CO2 है, तो पेड़ क्या करता है, हवा, पानी और धूप, इन तीनों से कार्बन को पकड़ लेता है, O2 को छोड़ देता है, लौटा देता है। और इसको O2 जब हवा में आ जाता है, अभी बताएंगे अगले सत्र में आपको हम बताएंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो वो ऑक्सीजन हम सबको मिलता है। ऑक्सीजन इस पृथ्वी में पेड़ ही बनाता है, दूसरा कोई ऑक्सीजन नहीं बनाता है। कहीं से ऑक्सीजन का कोई और स्रोत नहीं है। ऑक्सीजन केवल और केवल पेड़ बनाता है। और अभी अगले सत्र में आपको दिखाएंगे कितना महंगा है, कितना महंगा है ऑक्सीजन। यानी कोरोना काल में लोग तरस गए एक सिलेंडर के लिए। जो 600 रुपये का सिलेंडर है, लोगों ने 5-5 हज़ार में खरीदा, मिल नहीं रहा था। तो इतना ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एनिमल रिसोर्सेस में से आता है, बैक्टीरिया रिसोर्स उसको पकड़ता है, पेड़ से भी कार्बन मिलता है, फैक्ट्रियों से भी कार्बन आता है। ये सारे कार्बन, फॉसिल से भी कार्बन आता है, फॉसिल से भी फैक्ट्री होकर के कार्बन निकलता है। तो कार्बन की एक बड़ी साइकिल अभी बढ़ रहा है। कार्बन की मात्रा मोटरसाइकिल, फैक्ट्री, इसके कारण बढ़ रहा है। नुकसान भी हो रहा है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो नुकसान होता है। इसलिए पृथ्वी में जो कार्बन का जो ये है जैव मंडल है, वो बढ़ने के कारण गर्मी जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें कारण कार्बन साइकिल है। अगर पेड़ उतना होगा तो कार्बन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पेड़ नहीं है तो कार्बन हवा में ख़त्म नहीं हो रहा है। पेड़ रहेगा तो कार्बन को ले लेगा, हम बच जाएंगे। लेकिन हम पेड़ को हटा दिए, उल्टा हो रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो मनुष्य को तकलीफ हो रहा है। ऐसे कहते हैं कि पानी में जो है, समुद्र में, ये समुद्र में लाखों टन, अरबों टन बायोमास के रूप में जमा है। कभी कार्बन का ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल के हम उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन समुद्र के तलहटी में कार्बन अरबों टन जमा है। क्या होता है, जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें कार्बन निकलता है, हवा में जाता है। बरसात में जब पानी होता है नदियों से, वो समुद्र में जाता है तो कार्बन वहाँ पहुँच जाता है, तो कार्बन वहाँ जमा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जो महासागर है उसमें लगभग 36 गीगाटन कार्बन होते हैं। एक अनुमान है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक अनुमान है। दूसरा है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बिना तो हमारा डीएनए नहीं बनेगा। डीएनए और आरएनए यानी यही दो है। पहले आरएनए बनता है, फिर बाद में डीएनए बनता है। सिंगल कोशिका है या डबल कोशिका है, और यही प्रोटीन जो बनता है, जो प्रोटीन है, उसी से डीएनए आरएनए बनता है। यानी जो हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं,
या जो भी चीज़ खाते हैं उससे जो हमें प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन से ही हमारा डीएनए डेवलप होता है। इसलिए नाइट्रोजन के बिना तो हमारा शरीर नहीं बनेगा। तो नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हवा में N2 है, नाइट्रोजन है, और पेड़ को चाहिए नाइट्रेट चाहिए, अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NH4 करना पड़ेगा। NH4 ही अमोनिया है, और यही अमोनिया हमारे बॉडी में है, हमारे जो क्रोमोसोम है डीएनए में यही अमोनिया आता है। लेकिन नाइट्रेट होता है फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया भी जो बनाया जाता है ऐसे ही बनाया जाता है यूरिया में भी। और नाइट्रेट पहले NO3 में आता है, नाइट्रोक्साइड बनता है, फिर ये नाइट्रेट बनता है। तो फिर ये 2 कार्बन यानी कि Na2 जो है वो निष्क्रिय, हवा में जो Na2 है उससे कोई यूज़ नहीं है अगर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये कन्वर्ट करने पर, ये सारा प्रक्रिया चलने पर तब पौधे को बायोमास में हमको नाइट्रोजन मिलता है। तो कौन करता है इसको? तो इसको बैक्टीरिया करते हैं सबसे ज़्यादा। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके पौधों में उपलब्ध कराना, फिर से उसको वापस लाना, एक प्रक्रिया में केचुए और माइक्रोब्स का ही रोल बड़ा है। अभी ये जो फार्मूला है ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। ये हवा है, हवा में नाइट्रोजन है, ये पानी है, 6 है ये, और ये 6E यानी इकोलॉजिकल, ये हवा धूप है, ये धूप है। जब हवा का नाइट्रोजन पानी में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन के आयन को लेता है, प्लस आयन को, और धूप का 6 लेता है, तो 6 दूनी 12, ठीक है। ये 6 H हो गया, तो ये 3 और 2 6 H हो गया। N2 है तो 2N2 हो गया, और ये 6H जो है ये इतना हो गया, तो ये आपको अमोनिया बन गया। तो 2 अमोनिया बनता है, यानी 1 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन धूप में जब ये मिक्सिंग होता है या बैक्टीरिया इसको ये करते हैं तो 2 अमोनिया बन जाता है, यानी प्लांट को मिल जाता है। समझ में आया बात? किसको समझ में आया? आप बताइए जरा एक बार। ओ जोर से बोलिए। अब बताओ, घूम के बताओ, खड़ा होकर घूम के बताओ, बट घूम जाओ, घूम के बताइए। आप घूमिए, सबको बताइए, मेरे को मत बताइए। और जो चीज़ है वो धूप है, तो उसे जो बनता है 2NH पढ़ाते हैं, तो वो मुझे मतलब कर देगा, तो चलिए, और कौन बोल रहे थे? हाथ उठाते। हाँ, आप बता रहे थे। ठीक है, छोड़ दो। और वो पेड़ को प्राप्त होता है, ठीक है। ये संरचना आप समझ गए तो समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मूल समझ गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मूल केमिकल फॉर्मेशन ये है। अब नाइट्रोजन साइकिल का 4 चित्र हमने डाला है। ये सारे चित्र आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा। 4 अलग अलग चित्र है। 4 स्लाइड था, मैंने कम कर दिया इसको। एक्सप्लेनेशन फिर वही है, नाइट्रोजन साइकिल है पूरा, खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन घूमते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहता है। ये फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। जैसे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है और प्लांट को अमोनिया मिलता है, ऐसे ही फास्फोरस सोलुबलाइज करने के लिए भी बैक्टीरिया ही काम करता है। फास्फोरस जो होता है ये भी जैव पदार्थ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ही फास्फोरस साइकिल जो है ये दिखाया है। नीचे मिट्टी में पड़ा रहता है फास्फोरस जो है। रॉक सल्फेट जो होता है वो भी एक प्रकार के मिनरल्स है। तो ये हमको आयन के रूप में पौधों और जानवरों के आवश्यक पोषण तत्व है। फास्फोरस
जलीय जीवों के लिए एक जीवन पोषण तत्व है। फास्फोरस महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह करने वाले अणुओं में वायुमंडल में आम है। अब ये फास्फोरस का जो महत्वपूर्ण भूमिका, यानी वायुमंडल में फास्फोरस की गति महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है। फास्फोरस यौगिक है, आमतौर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले तापमान और दबाव में श्रेणियों में ठोस हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। जब पानी इसमें गिरता है, पानी में घुलता है, तो फिर उसको बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म करता है। प्लांट का ग्रोथ जब आप बीज डालते हैं यहाँ पर, ये बीज इस प्रकार से आता है, फिर ये ऊपर उठता है तो पत्ते में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो जड़ यहाँ था, ये जड़ यहाँ आता है, फिर ये जड़ नीचे नीचे आता है, फिर ये जड़ नीचे जाता है, ये पौधा ऊपर आता है, पत्ते आते हैं, फिर ये नीचे आता है, फिर इसका जड़ फैलता है तो पत्ते फैलते हैं, फिर इसका जड़ ज़्यादा होता है तो ये पत्ते आते हैं। ये एक प्रकार से आपका प्लांट का ग्रोथ है। ये ग्रोथ तब होता है जब ये बीज को मिट्टी में पोषण तत्व मिलता है, खास करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, अमोनिया, ये सारा अगला सत्र में आपको हम बताएंगे ये सारा। तो वो सब जब मिलता है तब ये थोड़ा से ये जो बीज है ये ऊपर उठता है तो पत्ते में कन्वर्ट हो जाता है और उलट करके ये बीज नीचे आ जाता है और इस प्रकार से पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न पूछना तो बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संबंध में कोई बातचीत? हाँ, जैसे आपने वो बताया है राइजोबियम और एक डेमोटेड नामक बीमारी है, तो दोनों में फर्क क्या है? नहीं, राइजोबियम तो दोनों सेम टाइप का दिखता है? नहीं, अलग अलग होते हैं, देखने में जैसे लगता है लेकिन अलग अलग होते हैं। राइजोबियम तो नाइट्रोजन फिक्सर्स है और नेमेटोड्स जो तो होते हैं वो अलग होता है। नेमेटोड्स जो है वो एक प्रकार का फंगी टाइप का है, वो भी उपयोगी होते हैं बशर्ते कि आपके मिट्टी में उसको पचाने की क्षमता हो। तो जैसे मैंने बताया कि 6 प्रकार के हैं, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, प्रोटोजुआ, ऐसे जो 6 अलग अलग बताए, ये 6 रहते हैं। उसको वायरस भी है, वायरस तो है ही, अभी हमारे बॉडी में भी वायरस है, पहले से है। जब उसको मौका मिलता तो फैल जाता है। हर व्यक्ति के अंदर में करोड़ों प्रकार की बीमारी है, बाई बॉर्न है। वो क्यों निकल नहीं पाती? क्योंकि उसको वो अच्छाई और बुराई दोनों इनबिल्ट है। हर पेड़ में, हर मिट्टी में, सब में अच्छाई बुराई भरा हुआ है। कब कौन किसका प्रकट होगा मालूम नहीं। अच्छाई प्रकट होगा तो अच्छा होगा, बुराई प्रकट होगा बुराई होगा। तो लेकिन राइजोबियम दलीय जो फल होता है, दलहन टाइप के जो होते हैं, उसके लिए काम करता है। वो गेहूँ चावल वगैरह में उसका काम नहीं होता है उसका, लेकिन रहता है, मिट्टी में पड़ा रहता है अपना। कोई लिया तो यूज़ किया तो ठीक है, तो पड़ा है। आपके घर में 10 लेबर है, 2 लेबर काम कर रहा है, 8 लोग बैठा है, काम नहीं है, बैठा है। लेकिन अगर जब काम आता है तो काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो ड्राइवर है वो खाना नहीं बनाता है और जो कुक है वो ड्राइविंग नहीं करता है। आपके घर में आपने एक कुक रखा और एक ड्राइवर रखा, तो आपने ड्राइवर को बोला कि भाई ऐसा करो, तुम 1 महीना खाना बनाओगे, तुम 1 महीना, तो नहीं करेगा। क्योंकि खाना बनाने का जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट खाने का ही होता है। ड्राइविंग करता होगा, कभी कभी अपने काम से चलाता होगा, लेकिन आपको लेके गाड़ी में वो बम्बई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, वो नहीं कर सकता है। और ऐसे ड्राइवर जो होते हैं वो ड्राइविंग करते हैं। गाड़ी पर कोई भी गाड़ी दे दीजिए, लेके चले जाएगा, चेन्नई लेके चले जाएगा, कलकत्ता लेके चले जाएगा, बॉम्बे लेके चले जाएगा, वापस लेके आएगा, वो ड्राइविंग कर लेगा। उसको बोलो जरा ढोकला बना देना, कल इडली बना देना, परसों सांभर बना देना, रोटी बना देना, फिर डोसा बना देना, तो वो सर पूजा लगेगा, बोला साहब होटल से मंगा लीजिए। तो ये जो बैक्टीरिया होती है सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वो एक जैसे अभी एजलोस्पिरियम है, एजलोस्पिरियम करने के लिए काम आता है, नहीं एसिडोबैक्टर है, करने के लिए काम आता है। एसिडोबैक्टर धान के लिए काम नहीं आता है, एसेप्टोबैक्टर धान के लिए काम आता है। तो ऐसे नाम है, ये सब बहुत चक्कर में मत पड़िए आप। ऐसे मैं आपको ये सब नाम बताता हूँ, ये तो बहुत चक्कर में, आप इतना समझिए कि ये कैसे गोबर काम करता है। यानी जब हम खाद बनाते हैं, गाय का गोबर जब हम डालते हैं खेत में, वो कैसे केचुआ, माइक्रोब्स और हवा, पानी, धूप, इसमें से वो अभी अगला सत्र में दिखाएंगे आपको
और पेड़ में यानी गोबर पहले केचुआ बनता है, फिर माइक्रोब्स बनते हैं, फिर पेड़ पत्ता बनता है, फिर फूल बनता है, फिर फल बनता है, फिर मनुष्य बन जाता है। गोबर मनुष्य बन जाता है, गाय का गोबर मनुष्य बन जाता है। कैसे बनता है मनुष्य? तो गोबर को जितना ज़्यादा खेत में डालेंगे, मिट्टी में केचुआ बनेगा, केचुए बढ़ जाएंगे। गोबर खूब डालेंगे तो केचुए खूब बढ़ जाएंगे, केचुए बढ़ जाएंगे तो माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे तो पेड़ बढ़ जाएगा, आपका धान, आपका गेहूँ, आपका दाल बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा दाल बन जाएगा, गेहूँ बन जाएगा तो उसको मनुष्य खाएगा तो मनुष्य बढ़ जाएगा। 2 किलो का जन्म में 2 किलो का मनुष्य था, 70 किलो हो गया। कैसे बना भाई 70 किलो का? वही चावल से बना है, वही गोबर से बढ़ गया। गाय का गोबर गाय के लिए बेस्ट है, लेकिन केचुओं के लिए बेस्ट है। केचुओं का गोबर केचुओं के लिए बेस्ट है, लेकिन प्लांट के लिए बेस्ट है। नाइट्रोजन है उसमें 7%, बाकी फास्फोरस, बाकी सारा चीज़ उसमें है। और प्लांट का गोबर प्लांट के लिए बेस्ट है। प्लांट का गोबर क्या है? प्लांट का गोबर क्या है? फल। भाई आपने धान लगाया और आपका धान हो गया, तो धान में जब चावल आ गया तो आपने नहीं काटा तो क्या होगा? बह के निकल जाएगा, सूख जाएगा, फेंक बिखर जाएगा, बेकार हो गया। उसका गोबर है, वो छोड़ देता है, फेंक देता है, उसका काम खत्म। अमरूद पक गया, आप नहीं तोड़े, पक के गिर जाएगा, हवा में पानी में बह के निकल जाएगा, वो खत्म, वेस्ट है हमारे लिए। हाँ, तो पेड़ का गोबर हम खाते हैं, तो गाय का गोबर गाय के लिए वेस्ट है। और मनुष्य का गोबर मनुष्य नहीं खाता है, लेकिन ज़मीन के बैक्टीरिया खा लेते हैं उसको। तो ये जीवो जीवस्य जीवनम का एक रहस्य है। जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य कारणम, ये पूरा खेल इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, उसको भी यहाँ रोकेंगे, एक आधे घंटे का गैप करेंगे। 5:30 बजे फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर, और 5:30 बजे से 6:30 1 घंटे में हम आपको प्लांट न्यूट्रिशन का विषय ले लेंगे। आधा घंटा गैप करेंगे, हम 5:40 में आएंगे, 5:40। ठीक है। श्री सुरभ्यै नमः।